दोस्तों, आज इस भावुक कहानी का शीर्षक है तृष्णा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? नन्हे दीपू का मासूम स्वर जब नीता के कानों में पड़ा तो उसकी आंखें छलछला आईं, गला रूंध गया। पलटकर दीपू को देखा और झट से उठाकर सीने से लगा लिया। बंद आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे और माँ का वात्सल्य ममता को बाहों में भींचकर आत्मिक सुख से आश्वस्त हो जाना चाहता था। नीता ने खाली अलमारी को देखा। उसमें कपड़े, जूते, खिलौने अब कुछ भी नहीं थे। सब कुछ बैग में पैक हो चुका था, जिसे उसने खुद अपने ही हाथों से किया था। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसने दीपू को कस कर लिपटा लिया, कभी उसके गालों को, कभी उसके माथे को और कभी उसके सिर को चूमने लगी। दिल की धड़कन थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस एक ही प्रश्न था जो वह खुद से कर रही थी। आखिर कौन सी गुनाहों की सजा दे रहे हो प्रभु मुझे? पहले तो कलेजे में ममता को भरते हो, फिर खड़े हो जाते हो ये कहने कि पत्थर का कर लो इसे। मैं तेरे हाथों की कठपुतली नहीं हूं। आज मेरी डोर को तुम मेरे ही हाथों में सौंप दे, जी लेने दे मुझे। नीता भरभराई सी सोफे में धंस गई और 6 साल पुराने उस वक्त को याद करने लगी जब खुशियों ने उसके जीवन में पैर पसारे थे। कितने सुखद थे वो पल जब वह काव्या अपनी देवरानी को ब्याह कर घर लाई थी, जो बड़ी ही सुशील और समझदार थी। नीता अपना सारा प्यार उस पर उड़ेलती। बड़ा प्यार था दोनों देवरानी जेठानी में। सारे सुख दुख एक दूसरे से साझा करती। अटूट और सच्ची दोस्ती का रिश्ता था उन दोनों के बीच। अभी देवर जी और काव्या के विवाह को 4 महीने ही हुए थे कि आज नीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी अभी काव्या ने उसके कान में आकर कहा था, दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। नीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इतना खुश थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह काव्या को देख रही थी। काव्या ने आगे कहा, और दीदी, आप बड़ी माँ। नीता के लिए इस खुशी को सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 15 साल की तपस्या आज पूरी हो रही थी। उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा था। उसने काव्या के दोनों कंधों को पकड़कर डबडबाई आंखों से पूछा, काव्या, ये सच है क्या? हाँ दीदी, ये बिल्कुल सच है। काव्या ने नीता की आंसू भरी आंखों को अपने हाथों से पोंछा और कसकर एक दूसरे के गले लग गईं। पूरे 9 महीने नीता ने काव्या का ध्यान एक छोटे बच्चे की तरह रखा। खाना, फल, मिठाई, टेस्टिंग, सब कुछ। नीता काव्या को पलंग से उतरने ही नहीं देती, बस जितना ज़रूरी उतना। उसने काव्या की बाह पर एक काला धागा भी बांध दिया था ताकि वह बुरी नज़र से बची रहे। और समय करीब आ गया। बरसों की सूखी नदी में ममता का पानी छलछलाने लगा। काव्या लेबर रूम में थी कि नर्स ने बाहर आकर खबर दी, बेटा हुआ है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। नीता, जो सुबह से बाहर खड़ी थी, सब्र ना कर सकी और अंदर दौड़ गई। फिर अचानक ठिठक गई, नहीं, मैं नहीं, मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? मेरी परछाई बच्चे के लिए शुभ नहीं होगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती। तभी नर्स नन्हे मुन्ने को लेकर बाहर आ गई और पूछने लगी, आप में से नीता जी कौन हैं? नीता तेजी से आगे बढ़ी और खुशी की हड़बड़ाहट और धड़कता दिल
रूंधे गले से हाँ में सिर हिलाया तो नर्स ने बच्चे को झट उसकी गोद में डाल दिया। पेशेंट ने इसको सबसे पहले आपके गोद में देने को कहा है। नीता को समझ ना सकी, बस कभी बच्चे को देखती और कभी अपनी सूनी गोद को, और फिर अचानक चीख पड़ी, मैं बांझ नहीं हूँ। कौन कहता है मैं बांझ हूँ? मैं माँ नहीं बन सकती। देखो देखो, मैं माँ बन चुकी हूँ। वह खुशी से पागल हो गई। नीता की प्रेम की नदी बहने लगी, छातियों से दूध छलकने लगा, भाव विभोर होकर रो पड़ी। 15 साल से जिस ममता के लिए वह तरस रही थी, आज वह उसे मिल चुकी थी। 4 दिन अस्पताल में रहकर काव्या को लेकर वो घर आ गई। समय खुशियों के पंख लगाकर उड़ने लगा। भरपूर जीने लगी वह, उस गर्माहट को, उस ममता को, उस सुख को। बच्चे को नहलाना, दुलारना, खिलाना, संवारना, सभी काम नीता करती। जब भी नीता काव्या से कहती, काव्या, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया है? तो काव्या तुरंत उसको चुप करा देती और कहती, नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप ही तो हैं इसकी बड़ी माँ, कहकर वह मुस्कुरा देती। तो नीता का कलेजा शांत हो जाता। इसी तरह आपसी तालमेल से समय गुजर रहा था। दीपू अब 3 साल का हो चला था। काव्या ने कभी भी दीपू पर अपना अधिकार नहीं जताया। वह दोनों माँओं के लाड़ प्यार में पल रहा था। तभी अचानक देवर जी का तबादला बेंगलोर हो गया। अब काव्या और देवर जी को वहीं शिफ्ट होना था। उनके जाने की तैयारियां होने लगी। नीता को दीपू के जाने का गम सताने लगा। उसका खाना पीना सब छूट गया। वह काव्या से छुपकर अकेले में खूब रोती। उधर काव्या भी जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। सुबह 5 बजे उन लोगों को दिल्ली छोड़कर बेंगलोर निकलना था। नीता एक पल भी नहीं सोई। देवर जी और काव्या के ट्रेन का समय हो गया था। वह भीगी आंखों से विदा ले रहे थे और धीरे धीरे भारी कदमों से सामान उठाकर बाहर निकल रहे थे। नीता ने दीपू को काव्या की गोद में दिया। काव्या ने दीपू को कसकर लिपटा लिया और फिर अचानक आंसू को पोंछकर नाराजगी जताते हुए कहने लगी, ये क्या दीदी, बस इतना ही प्यार है अपने दीपू से? इसको मेरे साथ भेजकर आप रह पाओगी क्या? नहीं दीदी, दीपू कहीं नहीं जाएगा। आप इसकी माँ हो, ये आप ही के साथ रहेगा। इतना सुनते ही नीता फफक पर रो पड़ी। दोनों गले लगकर जी भर रोई। दीपू अपनी बड़ी माँ के पास ही रुक गया। 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में अक्सर नीता दीपू को लेकर काव्या के पास चली जाती। 6-7 दिन रहकर वापस आ जाती। कभी देवर जी और काव्या आ जाते। इसी तरह सब अच्छे से चल रहा था। दीपू को भनक भी न लगी कि उसकी असली माँ कौन है। अचानक एक दिन देवर जी का फ़ोन आया। उन्होंने भाभी को बताया कि काव्या को यूट्रस ट्यूमर हो गया है, जल्दी ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नीता खड़े से गिर गई। ये कैसे हो गया? नहीं, ज़रूर ये कोई गलतफहमी है। घर में एक भूचाल आ गया। दुखों के ना जाने कितने बादल छोड़ गया। दीपू को लेकर नीता कुछ दिन के लिए बेंगलोर आ गई। आनंद फानन में ऑपरेशन कराना पड़ा। बच्चेदानी को निकाल दिया गया। इस बार फिर नीता काव्या की जी जान से सेवा में लगी रही। उसे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। लेकिन एक प्रश्न था कि काव्या अब कभी माँ नहीं बन सकती। इस सवाल से नीता अंदर ही अंदर टूटने लगी। लेकिन अब बारी थी एक कठोर फैसले की, उस पथरीले रास्ते पर चलने की जिसे नीता ने स्वयं ही चुना था। दीपू को उसकी जन्मदायिनी माँ को सौंपने का। ये वही क्षण था जब वह खुद को टूटने से बचा रही थी। अतीत की यादों से वह वापस वर्तमान के धरातल पर आ गई। दीपू,
आग्रह कर रहा था, माँ बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं। वह तड़प गई और आंसुओं को पोंछ कर बोली, हम नहीं, बस तू जा रहा है दीपू। मेरे बच्चे, अब तू अपनी छोटी माँ के पास ही रहेगा, उसे तेरी ज़रूरत है। नहीं माँ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। आप हमेशा तो मेरे साथ जाती हो, फिर इस बार मैं अकेला क्यों जाऊँगा। हम इतना सारा सामान लेकर भी कभी नहीं जाते, फिर इस बार इतना सामान लेकर क्यों जा रहे हैं। मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा। दीपू जिद पर अड़ गया। नहीं दीपू, तुझे जाना ही होगा। तेरी छोटी माँ तुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा। नीता ने शब्दों को थोड़ा कठोर कर लिया ताकि वह कमज़ोर ना पड़ जाए। वह अपना फ़र्ज ईमानदारी से निभाना चाहती थी। तभी नीता के पति संदीप ऑटो लेकर आ गए। दीपक मचल रहा था, पापा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ट्रेन का समय हो गया था। दीपू के साथ ही विदा हो रहा था सारा सामान। घर खाली, आत्मा खाली, निशब्द सा मौन। तभी इसी सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर देवर जी की कार आकर रुकती है। उसमें से काव्या बाहर आती है और साथ में देवर जी भी। वह दौड़ती हुई आकर नीता से लिपट गई और नीता के आंसुओं को पोंछती हुई बोली, दीदी, दीपू अब कहीं नहीं जाएगा। आज से हम सब यहीं रहेंगे एक साथ। भाभी, इन्होंने नौकरी को रिज़ाइन दे दिया है। अब भैया के साथ ही उनके बिजनेस को संभालेंगे और दीपू हम दोनों के साथ रहेगा, अपनी दोनों माँओं के साथ। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था और माँ की तृष्णा तृप्त हो रही थी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये भावुक कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम कल शाम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए